मैं मोबिन अंसारी क्लासेस से आज पॉलिटिकल साइंस की क्लास लेकर के आया हूँ। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। संविधान सभा की मांग भारतीयों द्वारा पहले की गई, उसके बाद संविधान सभा गठित करने के लिए अंग्रेज़ों का प्रयास किया गया और अंततः 1946 में कैबिनेट मिशन के द्वारा भारतीयों को संविधान बनाने की अनुमति मिली। अब इसमें हम लोग संविधान सभा के बारे में पढ़ चुके थे। अब हमें पढ़ना है संविधान का निर्माण। तो संविधान के निर्माण में संविधान सभा की पहली बैठक मैं पढ़ा चुका था कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली के संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था, जिसके अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, ये मैं बता चुका। दूसरी बैठक तो संविधान सभा की दूसरी बैठक संविधान सभा की दूसरी बैठक या दूसरा अधिवेशन, तो दूसरी बैठक कब हुई? तो दूसरी बैठक हुई है संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946। तो संविधान सभा की दूसरी बैठक या दूसरा सम्मेलन 11 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो हमें याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष थे। ये क्या थे? फर्स्ट मतलब पहले स्थायी अध्यक्ष। तो प्रश्न आ सकता है कि संविधान सभा के पहले प्रोटेम स्पीकर या अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद, संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और यहीं पर याद रखना है कि संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे एच.सी. मुखर्जी। तो संविधान सभा के दो उपाध्यक्ष थे, एक तो एच.सी. मुखर्जी और दूसरे थे टी.टी. कृष्णामाचारी। और यहीं पर हमें जानना है कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो B.N. राय। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? B.N. राय या राव, ठीक है। अब यहीं पर याद रखना है कि प्रारूप समिति, संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? प्रश्न आया हुआ है कई बार कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो संविधान का प्रारूप B.N. राव ने तैयार किया। तो दोबारा एक बार जानना है कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, संविधान सभा के दूसरे उपाध्यक्ष टी.टी. कृष्णामाचारी, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार B.N. राव। फिर है कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया? तो B.N. राव ने तैयार किया। तो इस तरह से हमने पढ़ लिया संविधान सभा की दूसरी बैठक। अब हमें जानना है, अब चूंकि बात यहाँ पे आ रही है प्रारूप की, तो नेक्स्ट हेडिंग है प्रारूप समिति। नेक्स्ट हेडिंग क्या है? प्रारूप समिति। तो प्रारूप समिति क्या है? तो हेडिंग डालना है प्रारूप समिति। क्या डालना है? प्रारूप समिति। अब हमें जानना है कि प्रारूप समिति कब बनाई गई और इसमें कितने सदस्य थे, इसके अध्यक्ष कौन थे? क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि प्रारूप समिति के सदस्य कौन नहीं थे। तो कौन नहीं थे उसके लिए हमें उसके सारे सदस्यों को जानना होगा। तो हमें जानना होगा कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को
तो प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। इसमें कुल 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। ठीक, 7 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब इसके अलावा हमें सदस्य जानने हैं, तो सदस्य थे A.K. अय्यर, A.K. अय्यर, A.K. अय्यर। दूसरे सदस्य थे N. गोपाला स्वामी, N. गोपाला स्वामी आयंगर, N. गोपाला स्वामी आयंगर। तीसरे इसके सदस्य थे मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला। चौथे इसके सदस्य थे K.M. मुंशी, K.M. मुंशी। अब यहाँ पे हमें जानना है कि K.M. मुंशी प्रारूप समिति के एकमात्र कांग्रेसी सदस्य थे। तो कभी भी क्वेश्चन आ सकता है कि प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो K.M. मुंशी। दोबारा याद रखना है कि प्रारूप समिति में एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे? तो K.M. मुंशी। इसके अलावा नेक्स्ट है B.L. मित्तल, B.L. मित्तल। B.L. मित्तल ने क्या किया था? इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, त्यागपत्र। ठीक, जब उन्होंने त्यागपत्र दिया तो इनके स्थान पर N. माधवराव सदस्य बने, N. माधवराव सदस्य बने। और नेक्स्ट पॉइंट है ठीक है D.P. खेतान, D.P. खेतान, D.P. खेतान। इनके पद पे रहते हुए क्या हो गई थी? मृत्यु। इनकी मृत्यु हुई तो इनके स्थान पर कौन बना सदस्य? तो T.T. कृष्णामाचारी, T.T. कृष्णामाचारी। तो इस तरह से हमें जानना है कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? तो 29 अगस्त 1947। फिर जानना है कि प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। सदस्यों में कौन पूछ सकता है कि प्रारूप समिति में कितने सदस्य बाद में शामिल हुए? तो 2 सदस्य बाद में हुए। किसके स्थान पे? तो B.L. मित्तल के स्थान पर N. माधव या N. माधवराव या N. माधवन। और D.P. खेतान के इनकी मृत्यु हुई और इनके स्थान पे कौन आया? तो T.T. कृष्णामाचारी। तो इस तरह से प्रारूप समिति का गठन हुआ। अब इसके बाद हमें जानना है कि संविधान सभा की तीसरी बैठक कब हुई? संविधान सभा की तीसरी बैठक। तो संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। और इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे उद्देश्य प्रस्ताव कहा जाता है, तो प्रश्न आ सकता है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। कब प्रस्तुत किया? तो 13 दिसंबर 1946 को। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि यह प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो यह प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो यह प्रस्ताव पारित हुआ
22 जनवरी 1947 को। दोबारा सुनना है कि उद्देश्य प्रस्ताव कब रखा गया, किसके द्वारा रखा गया, कब पारित हुआ, और इसके साथ साथ इस उद्देश्य प्रस्ताव को ही के.एम. मुंशी ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को के.एम. मुंशी ने संविधान का क्या कहा, कुंजी कहा, संविधान की कुंजी। ठीक, तो प्रश्न आ सकता है कि संविधान की कुंजी किसे कहा गया, तो उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान की जन्म कुंडली या कुंजी कहा गया। किसने कहा, के.एम. मुंशी ने। और यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल कर के क्या बना, प्रस्तावना। तो यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चल क्या बना, प्रस्तावना। और इसी को उद्देशिका भी कहा जाता है, इसी को उद्देशिका भी कहा जाता है। हालांकि आगे हमें पूरा विस्तार से पढ़ना है कि प्रस्तावना क्या है लेकिन यहीं पर एक बात जान लें कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी उद्देश्य प्रस्ताव में कहा था कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। तो यहीं पर नेहरू ने क्या कहा था कि भारत क्या होगा, एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य होगा। अब हमें जानना है कि प्रभुत्व संपन्न, अब याद रखना है कि प्रश्न आता है कि इस प्रभुत्व का क्या मतलब है। तो प्रभुत्व का मतलब है कि भारत आंतरिक और बाहरी दोनों रूप से स्वतंत्र होगा। भारत क्या होगा, लोकतंत्रात्मक होगा। उसके साथ साथ भारत गणराज्य होगा। प्रश्न आता है कि गणराज्य क्या है, तो गणराज्य का मतलब कि ऐसी व्यवस्था जिसमें देश का सर्वोच्च पद चयनित होता हो। और हमारे यहाँ सर्वोच्च पद क्या है, राष्ट्रपति का है, और ये पद क्या होता है, चयनित होता है। तो भारत क्या है, एक गणराज्य है। अब इसके बाद तीसरी बैठक हम लोगों ने पढ़ लिया। अब ये जानना है कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए। तो हमें कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानना है कि अधिवेशनों की संख्या, ठीक है, अधिवेशनों की संख्या कितनी हुई। प्रश्न आएगा कि बैठकें कुल कितनी हुई, इसके बाद वाचन कितने हुए, और इसके बाद बहस कितने कार्य दिवस हुए। अब यहाँ पे कई कन्फ्यूजन है और कई पुस्तकों में अलग अलग दिया हुआ है। जैसे अधिवेशनों की संख्या कुछ पुस्तकों में 11, कुछ में 12, लेकिन हमें जानना है कि अधिवेशनों की संख्या कुल कितनी है, तो 11। अधिवेशन कुल कितने हुए, 11। अभी बताएंगे कि जो कुछ लोग बताते हैं 12, तो वास्तव में जो 12वां अधिवेशन हुआ था वो संविधान सभा से संबंधित नहीं था, बल्कि संविधान सभा को भंग करने के लिए किया गया। क्यों? क्योंकि संविधान सभा की जो 11वीं बैठक थी वो 26 नवंबर 1949 को हुई थी और वहीं पर संविधान बनकर तैयार हो गया। तो इसलिए संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए, तो हमें याद रखना है 11। आता है बैठक कितनी हुई। अब बैठक में भी कन्फ्यूजन है, कुछ किताबों में 165 और कुछ किताबों में 166। अब हमें याद रखना है कि NCERT 11th क्लास की जो NCERT है भारत का संविधान, उसमें बैठकों की कुल संख्या 166 दिया है और हमें यही आंसर लगाना है। प्रश्न आ जाए कि संविधान सभा में बैठकें कुल कितनी दिन हुई थी, तो कुल 166। अब वाचन कितने हुए, तो वाचनों की संख्या कितनी है, 3 है। वाचनों की संख्या कितनी है, 3। बहस कितने दिन चली टोटल, तो 165।
अब प्रश्न आता है कि वाचन 3 हुए तो कब कब हुए। यहाँ से क्वेश्चन कभी भी आ सकता है कि 3 वाचन कब कब हुआ। तो प्रथम वाचन ये हुआ था 4 नवंबर 1948 से 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक। और ये वाचन किसने किया था? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ठीक, तो ये पहला हो गया कि संविधान सभा का प्रथम वाचन कब से कब तक था। तो 4 नवंबर से 9 नवंबर तक किसने किया? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद आएगा दूसरा वाचन। तो जो दूसरा वाचन है ये है 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। और ये वाचन किसने किया था? तो BN राव ने किया था। दूसरा वाचन 15 नवंबर 1948 से लेकर के 17 अक्टूबर 1949 तक। और किसने किया? BN राव ने किया। तृतीय या तीसरा वाचन कब से कब तक हुआ? तो तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हुआ। और यह वाचन किसने किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस तरह से संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे कि अधिवेशनों की संख्या, बैठकें कितनी हुई, वाचन कितना हुआ, वाचन कब कब हुआ और किसने किसने किया, बहस कितने दिन चली। तो ये हो गया संविधान सभा से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। अब इसके बाद अब हमें पढ़ना है कि संविधान सभा की 11वीं बैठक कब हुई। 11वीं बैठक, तो संविधान सभा की 11वीं बैठक। तो संविधान सभा की 11वीं बैठक पहले जानना है कब हुई। तो संविधान सभा की 11वीं बैठक 26 नवंबर 1949 को हुई। संविधान सभा की 11वीं बैठक कब हुई? तो 26 नवंबर 1949। और इसी दिन हमें याद रखना है कि संविधान सभा को क्या किया गया, संविधान को क्या किया गया? तो अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित। ठीक, ये 3 वर्ड याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को 11वीं बैठक में संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। इन सब का मतलब क्या है? तो अंगीकृत का मतलब है स्वीकार करना, मतलब कि संविधान सभा ने भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया। अधिनियमित का मतलब होता है लागू करना। अब लागू करने का मतलब है कि संविधान सभा की कुछ बातें, मतलब आंशिक रूप से तो 26 नवंबर को ही लागू हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को वो अभी आगे बताएंगे। और आत्मार्पित का मतलब है समर्पित। किसको समर्पित? तो याद रखना है कि भारतीय जनता को समर्पित। तो दोबारा सुनना है कि अंगीकृत, इसका मतलब हो गया कि स्वीकार करना, कि संविधान को किसने स्वीकार किया? तो संविधान सभा ने स्वीकार किया। संविधान को किसने लागू किया? तो संविधान सभा ने लागू किया आंशिक रूप से। और संविधान सभा ने संविधान को किसको समर्पित किया? तो जनता को समर्पित किया। अब यहीं पर याद रखना है कि भारतीय संविधान आंशिक रूप से, किस रूप से? आंशिक रूप से संविधान को लागू किया गया। संविधान को लागू, तो प्रश्न आ सकता है कि संविधान को आंशिक रूप से कब लागू किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को।
और यहीं पर याद रखना है कि 2015 से भारत सरकार द्वारा 2015 से भारत सरकार द्वारा भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को क्या मनाया गया? संविधान दिवस। क्या मनाया गया? संविधान दिवस। तो प्रश्न आ सकता है कि 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है। कब से मनाना शुरू किया गया? 2015 से। किसके उपलक्ष्य में? तो भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में। तो जैसा कि मैं बता रहा था, 26 नवंबर 1949 को ही भारतीय संविधान को आंशिक रूप से लागू किया गया और इसी दिन अब प्रश्न आता है कि 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान बना, तो फिर 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू क्यों किया गया? तो हमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया था। याद रखना है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर स्वतंत्रता दिवस मनाया था। तो इसी दिन को यादगार बनाने के लिए, यद्यपि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था, तो हम तो उस दिन स्वतंत्र हो गए, लेकिन 26 जनवरी चूँकि 26 नवंबर से ज़्यादा दूर नहीं था, मात्र 2 महीने था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को लगा कि जैसे हम इतने दिन रह लिए, 2 महीने और बिना संविधान के रह लेंगे। उन्होंने क्या किया? पूर्ण संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया और तब हमारा देश क्या हो गया? गणतंत्र बन गया। और उसके साथ साथ ये जो 26 जनवरी थी, ये क्या हो गई? यादगार हो गई। तो 26 जनवरी को यादगार बनाने के लिए संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। यहीं पर हमें ध्यान रखना है कि जब हमारा संविधान जिस दिन बनकर तैयार हुआ और जब आंशिक रूप से लागू हुआ, तो इस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? तो 284। कितने लोगों ने क्या किया? हस्ताक्षर किया था। तो प्रश्न आ सकता है कि संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया? 284। और पहले हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? प्रथम हस्ताक्षरकर्ता कौन थे? तो प्रथम हस्ताक्षरकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक, तो इस तरह से हमने ये पढ़ लिया कि संविधान सभा की 11वीं बैठक कब हुई थी, उस बैठक में क्या क्या किया गया। अब हमें जानना है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक, अब एक उदाहरण यहीं पे अभी मैंने कहा था कि 12वीं बैठक, अब 12वीं बैठक के बारे में थोड़ा ध्यान समझना है कि संविधान सभा की जो 12वीं बैठक, जिसे कुछ लोग कहते हैं, तो इसको बताना है अंतिम बैठक। कौन सी बैठक? अंतिम बैठक। अब अंतिम बैठक कब हुई थी? तो याद रखना है 24 जनवरी 1950। अब याद रखना है कि हमारा संविधान तो बन गया था 26 नवंबर 1949 को। तो प्रश्न आता है कि जो संविधान सभा किस लिए बनाई गई थी? तो संविधान का गठन करने के लिए बनाई गई थी और हमारा संविधान 26 नवंबर को बन चुका था। अब तो इसलिए संविधान सभा की बैठकें कुल कितनी हुई? तो हमें 11 रखना है। क्यों? क्योंकि जो 12वीं बैठक है वो संविधान से संबंधित नहीं है, बल्कि संविधान सभा को भंग करने के लिए। तो इसी ये बैठक क्यों आयोजित की गई? तो संविधान सभा को भंग करने के लिए, संविधान सभा को भंग करने के लिए। तो प्रश्न आ सकता है कि संविधान सभा को कब भंग किया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। और संविधान सभा को अंतरिम संसद
का दर्जा दिया गया, अंतरिम संसद का दर्जा दिया गया। क्या मतलब? तो ये कह दिया गया कि जब तक नई संसद नहीं बन जाती है तब तक संसद के रूप में काम कौन करेगा? तो ये जो संविधान सभा है इसी को नाम दिया गया अंतरिम संसद, और ये कहा गया तब तक यही काम करेगी। अब जब ये कह दिया गया कि अंतरिम संसद कार्य करेगी तो इसी के तहत अब जैसे कि आप सबको पता होगा कि 1952 में राज्यसभा का गठन हुआ, लोकसभा का गठन हुआ, और संसद में अगर कोई भी परिवर्तन संसद करना चाहती है, अगर संविधान में कोई भी परिवर्तन करना है, संविधान में क्या करना है? परिवर्तन करना है, तो परिवर्तन के लिए हमें लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति की आवश्यकता पड़ती है। और अभी तो संसद का गठन हुआ नहीं था, तो इसलिए भारतीय संविधान में जो फर्स्ट अमेंडमेंट मतलब पहला संशोधन हुआ था वो कब हुआ? तो 1951 में। और किसके द्वारा किया गया? तो अंतरिम संसद द्वारा, अंतरिम संसद। तो प्रश्न आ सकता है कि अंतरिम संसद द्वारा कितने संशोधन किए गए? तो मात्र एक संशोधन किए गए, और कब किए गए? 1951 में। तो याद रखना है कि 1951 में अंतरिम संसद द्वारा भारतीय संविधान में पहला संशोधन किया गया, और इसी दिन 24 जनवरी को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का क्या किया गया? राष्ट्रपति बनाया गया, देश का राष्ट्रपति घोषित किया गया। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति कब बने? तो 24 जनवरी 1950 को बने। और हमें ये ध्यान रखना है, और इसी दिन से भारत क्या बन गया? गणराज्य बन गया। और इसी दिन मतलब 24 जनवरी 1950 को हमें जानना है कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को संविधान में शामिल किया गया। कहाँ शामिल किया गया? तो प्रश्न आ सकता है राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950। अब यहीं पर क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो राष्ट्रगान पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में, ठीक, 1911 में के कलकत्ता अधिवेशन में राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। और राष्ट्रगीत पहली बार कब गाया गया? तो 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में। ये दोनों क्वेश्चन पूछा जा चुका है और दोबारा पूछा जा सकता है। ऐसे तो पूछेगा कि राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को। फिर आ सकता है राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया? तो 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में। राष्ट्रगीत को पहली बार कब गाया गया? तो 1896 में कलकत्ता में। राष्ट्रगीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। और राष्ट्रगान किसने लिखा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब हमें ध्यान रखना है कि इसी दिन, तो इस तरह से अंतिम बैठक होगी। तो अंतिम बैठक जो 12वीं बैठक है, इसे इसको 12वीं बैठक नहीं मानते हैं, बल्कि हम इसे क्या मानते हैं कि इस बैठक का उद्देश्य संविधान सभा को भंग करना था। अब यहीं पर एक चीज़ और जान लें कि राष्ट्रीय ध्वज अर्थात तिरंगे को कब अपनाया गया? तो राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा तिरंगा है, राष्ट्रीय ध्वज, ठीक, राष्ट्रीय ध्वज, तो राष्ट्रीय ध्वज को सबसे पहले तो कब अपनाया गया? तो याद रखना है कि 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। दूसरा प्रश्न आ सकता है कि इसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2। राष्ट्र ध्वज में लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3:2। प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? तो डिजाइन तैयार किया वेंकैया पिंगले, ठीक, वेंकैया पिंगले ने तैयार किया।
प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पहली बार किसने किया? तो मैडम जी भीखा कामा, भीखा कामा। ठीक, तो प्रश्न आ सकता है कि राष्ट्र ध्वज का निर्माण पहली बार किसने किया? तो मैडम जी भीखा कामा। और मैडम जी भीखा कामा ही वो पहली महिलाएं हैं जिन्होंने 1907 में सबसे पहले जर्मनी के स्टुटगार्ड में तिरंगा फहराया था। तो इस तरह से ये राष्ट्रीय ध्वज के संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हो गया कि राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया, डिजाइन किसने तैयार किया, किन बातों का उल्लेख किया गया, ये राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। संविधान से संबंधित लास्ट कुछ महत्वपूर्ण बातें जानना है कि संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान बनने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। संविधान जो मूलतः हस्तलिखित किसके द्वारा हुआ था? मतलब संविधान लिखने का काम मूल रूप से किसने किया था? संविधान मूल रूप से लिखने का काम प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक, तो प्रश्न आ सकता है कि संविधान मूलतः हस्तलिखित, संविधान को मूलतः लिखने का काम किसने किया? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। संविधान मूलतः तो अंग्रेजी में लिखा गया। किस में लिखा गया? अंग्रेजी में। और इसको हिंदी में अनुवाद किसने किया? इसको हिंदी में अनुवाद का काम 2 लोगों ने किया। एक घनश्याम सिंह गुप्ता और दूसरे सुंदर लाल। तो संविधान मूलतः तो अंग्रेजी में लिखा था, लेकिन इसे हिंदी में अनुवाद घनश्याम सिंह गुप्ता और सुंदर लाल ने किया। तो इस तरह से 2 टॉपिक पूरा हो गया, संविधान सभा का निर्माण और संविधान का निर्माण। अगर ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, लोगों में बांटें, दोस्तों यारों में, ताकि मेरा उत्साह और बढ़े और मैं और मेहनत करके और अच्छी वीडियो ला सकूं। थैंक यू।